नमस्कार। किस्सा टेल के आज के हमारे रेडियो नाटक सुनने वाले सभी श्रोताओं का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हम हर बार कोई एक नया नाटक लेकर आते हैं और ये सारे जो रेडियो नाटक हैं हम जिस तरह से बनाते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं और आपके सामने रेडियो नाटक को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो पुराने नाटकों के लिए आप सभी का बहुत प्यार मिला हमें और उसी प्यार के बलबूते पर आज का नाटक भी हम प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हैं। तो मैं चाहूँगी कि अ, थोड़ा-सा इस नाटक के बारे में बता दूँ। ये एक ऐतिहासिक नाटक है जो राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और इस नाटक का नाम है मातृभूमि का मान। बहुत सारे कलाकारों ने इसमें भाग लिया, बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी सारी ऐसी स्थितियाँ आई जो कहीं कुछ गाना गा रहे थे, कहीं कुछ संवादों में लचक थी और बड़े ही रोचक किस्से इसके नाटक के बनने के भी हैं। तो ये सारे किस्से हम आपसे शेयर करेंगे लेकिन नाटक सुनने के बाद में। और हमारा नाटक जो प्रस्तुत करते हैं निर्देशक हैं हमारे और उसका निर्माण करते हैं अनुराग शर्मा आज हमारे साथ हैं। तो मैं चाहूँगी कि अनुराग शर्मा अगर हाज़िर हैं तो बिल्कुल, सामने ही हैं हमारे और अगर तैयार हैं, आपकी इजाज़त हो तो हम नाटक शुरू कर सकते हैं। जी, ज़रूर, शुरू करते हैं। जी, अवश्य। किस्सा ठेल प्रस्तुत करते हैं। रंग तरंग। इसमें आज आप सुनेंगे रेडियो नाटक मातृभूमि का मान। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी और निर्देशक हैं अनुराग शर्मा। प्रतिभागी कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राव हेमू हिमांशु जोशी, चारणी गायिका पूजा अनिल, अभय सिंह, सजीव सारथी, हाड़ा सैनिक वीर सिंह, लोकेश गुप्ता, चित्तौड़ के महाराजा लाखा अरुण कालरा, साथी सैनिक 1 गरिमा खुरासिया, साथी सैनिक 2 विश्व दीपक, साथी सैनिक 3 ऋचा शर्मा और सूत्रधार की भूमिका में हैं वसुधा मिश्रा। प्रस्तोता हूँ मैं शुभ्रा ठाकुर। तो आइए सुनते हैं हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित रेडियो नाटक मातृभूमि का मान। स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बातें कर रहे हैं। महाराव, सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? महाराव, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का सामना किस प्रकार कर पाएगी, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। और वह केंद्र है चित्तौड़। इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं कि वे आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज भी सदा से मेवाड़ का आश्रित रहा है। बूंदी राज्य सदा में मेवाड़ के आश्रित? यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। महाराव, आज राजपूतों का एक सूत्र में गूंथा जाना बहुत आवश्यक है और जो व्यक्ति ये माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है मेवाड़ के महाराणा लाखा। ताकत? प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। तो मैं जाऊं महाराव? आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। पट परिवर्तन। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में कमरे में टहल रहे हैं।
मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस तरह से पराजित और विफल किया है, उससे मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय ही जानता है। महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार नहीं जा पाऊंगा। आप जानते ही हैं कि जब से हमें नोमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा है, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बाबा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने अचानक हमारे शिविर पर हमला कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक हताश हुए। आप तो तब भी प्राण पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? जिनकी खाल मोटी है, उनके लिए किसी भी बात में कोई अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, ये कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूं। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसके धृष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। आप ये क्या कहते हैं सेनापति? क्या आपने कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस ले लिया हो? प्राण जाई पर वचन न जाई, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में लौटाया नहीं जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, ये मैं जानता हूं, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी भी प्रकार से ही नहीं है। महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा हम सब की प्रतिज्ञा है, हम उसे पूर्ण करेंगे। नेपथ्य में गान गाते गाते चारणी का प्रवेश। सागर से ये रत्न निकाले, ओरे सागर से ये रत्न निकाले, युग युग में हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, और तोड़िए मोतियों की मतिमाला, और रे 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 रे। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर,
इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, और तोड़िए मोतियों की मतिमाला। और रे 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 रे, तोड़िए मोतियों की मति माला, और तोड़िए मोतियों की मति माला। तुम कुछ गा रही थी चारणी? खम्मा गणी हुकुम। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूं। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूं। यह आप क्या कहते हैं महाराणा? चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लेंगे, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। आह, दुर्भाग्य। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। अवश्य पूरी होनी चाहिए। उसका एक उपाय है, वह यह कि यहाँ पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा ठीक है, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु उदंड हाड़ाओं को दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान, पट परिवर्तन। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग के मुख्य दरवाजे से महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, क्या आपने नवनिर्मित दुर्ग का निरीक्षण कर लिया है? ठीक तो बन गया है ना? क्यों ना बनता, निसंदेह ये ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष तो नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह से बाध्य किया जाए। निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। हाँ, खेल में भी कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा, फिर ये मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का साथियों के साथ प्रवेश। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और तुम जानते हो कि महाराणा आज इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? ये हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या हम इसे मिट्टी में मिलने देंगे? किंतु यह तो नकली बूंदी है। नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहां की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। लेकिन सरदार,
हम लोग महाराणा के सैनिक हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना उचित होगा? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें महाराणा की इच्छा में व्याघात नहीं जाना चाहिए। और जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? निश्चय ही, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। हमारे जीवित रहते कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ की राज पताका को स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहरने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहरने देंगे। मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। सबका प्रस्थान, पट परिवर्तन। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग के मुख्य दरवाजे से महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यह भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। हाँ महाराणा, मैंने जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था। कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध को रोक दिया था। उसके बाद मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के सैनिक हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाने चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम इस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। निश्चय ही इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूं कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारी इतनी बड़ी सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह मां जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहां पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। अरे देखो अभय सिंह, कोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेर उड़ गए। बूंदी के अन्य मत वाले सिपाही भी सदा के लिए सो गए। अब जाकर हम विजय श्री प्राप्त कर सके हैं। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहां लाओ। अभय सिंह का प्रस्थान। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली है। चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखो, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। चारणी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो?
न जाने किस चुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूं कि वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो क्या महाराणा, अब मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? अभय सिंह का प्रवेश। महाराज, हम वीर सिंह का शव ससम्मान लेकर आए हैं। चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? राव हेमू का प्रवेश। बूंदी के राव हेमू, आप स्वयं यहां इस वक्त? क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में ना कोई राजा है ना कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर ना उठनी चाहिए। मैं यही बताने आया हूं कि बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में सदा से चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। निश्चय ही महाराव, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। मातृभूमि की जय हो, सब वीरों की जय हो, अमर हो स्वतंत्रता, मातृभूमि की जय हो। तो ये था हमारा आज का नाटक मातृभूमि का मान। बहुत बढ़िया अनुराग जी, आपने निर्माण बहुत ही अच्छा किया है। थैंक और यू। मैं एक बात इसमें रेखांकित करना चाहूंगी कि पूरे नाटक का पीछे जो एक चल रहा था पार्श्व संगीत, वो कहीं कहीं जो सीन आ रहे थे उन सबको जीवंत कर दे रहा था। जैसे बम फटा, दुंदुभी बज रही है, पीछे जो भी इसके साथ पार्श्व संगीत दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वाकई सुनने में ऐसा लग रहा था कि हम उसी युग में पहुंच गए हैं जहाँ ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो वाकई बहुत अच्छा आपने निर्माण किया है, तो धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ नाटक से जुड़े हुए कुछ कलाकार आज हाजिर हैं। तो अरुण कुमार कालरा जी हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। नमस्कार अरुण जी, स्वागत है आपका। आप इस नाटक में मुख्य पात्र के रूप में रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटें। कैसा अनुभव रहा था ये नाटक के निर्माण के दौरान? अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो ये बताना चाहूँगा कि जी जिस तरह से ये नाटक हम शुरुआत में जिस तरह से हवा महल पार्ट 2 जब हमने शुरू किया और इसके अंदर हमने नाटक का सिलसिला आगे बढ़ाया, तो सबसे अच्छी बात यही थी कि हमने इसके अंदर जो वैरायटी रखी थी वो उसने बड़ा एक चैलेंज प्रस्तुत किया कि हम किस तरह से अलग अलग किरदार निभा सकते हैं और किस तरह से अलग अलग जॉनर के नाटक हम लोगों तक ला सकते हैं। जैसे कि सबको मालूम ही है कि जैसे आपने पूजा जी वो लिखा था रामायण के ऊपर, और अनुराग जी ने काफी और भी नाटक लिखे, और इस तरह से जो है ना मतलब सामाजिक उसके ऊपर भी लिखे, परिवेश अलग अलग परिवेश के नाटक लिखे। और ये जो नाटक हमने उठाया था, ये नाटक जो है वो राजपूत और जो युद्ध और उनकी जो उस वक्त ईगो, इस तरह की फॉल्स ईगो, किस तरह से युद्ध किया जाए हो जाते थे, और फिर बाद में उनको भी पछतावा होता था कि ये एक्चुअली में सारे युद्ध जो है वो एक्चुअली में है तो निरर्थक ही, इसका कोई यूज नहीं है। तो जो एक एंटी वॉर स्टेटमेंट जाता है इस तरह के नाटक से, तो वो हमेशा से एक कोशिश रही कि एक तो नाटक अलग अलग तरीके से हों और अलग अलग मैसेज दिए जाए। और ये तो है जिम्मा अनुराग जी का, जिन्होंने
ये उठाया और काफी हद तक पूजा जी आपका भी, आप दोनों ने ही नाटक सिलेक्ट किए और ये इस ध्येय के साथ, इस मोटिव के साथ इसको आगे बढ़ाया। और बाकी हमारे को एज एन एक्टर यही चैलेंज रहता था कि हम अपने आवाज के दम पे, आवाज के थ्रू ही कैसे वो वाले राजा की या वो वाले ईरा की आवाज को निकाल पाए और लोगों को कन्विंस कर पाए कि ये वही है। तो इसके अंदर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम लोग काफी वो महारत हासिल कर चुके हैं। ये अभी हमारी इनिशियल स्टेज है। शायद हमने जैसे 15-20 रिकॉर्डिंग करके उसको डिलीट करके दोबारा ये करा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जर्नी में 20-25% आगे पहुंचे हैं। तो आशा करते हैं कि ये वाला एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। जब अगला कोई हिस्टोरिकल नाटक करेंगे वो इससे बेटर करेंगे। तो ये एक वह बाकी जो नए लोग जुड़े हैं, जो ऑडियंस है, वो ज्यादा बता पाएगा। और अनुराग जी का जैसे आपने ये बताया ना कि जो इन्होंने म्यूजिक दिया पीछे, खासतौर पे वो जो जिस तरह से वो युद्ध का म्यूजिक है और जिस तरह से वो जब वो उसकी लाश को महल में लाते हैं, तो उससे पहले भी उन्होंने क्या जो म्यूजिक सिलेक्ट किया ना, तो उससे मतलब काफी इमोशनल सा एक वो मोमेंट वो बन जाता है। तो उसके लिए अनुराग जी को तो मतलब वो प्रशंसा के पात्र हैं ही अनुराग जी इसके लिए। बिल्कुल तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यही कहना था। जी। बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और शायद 25% की जो बात कर रहे हैं वो आपके केस में सही हो सकती है, क्योंकि आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग, मुझे लगता है अभी तक के शायद 5% भी आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। इतना भी बहुत बड़ा नंबर कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है हमारे लिए, शुरुआत है, बिल्कुल ही पहली सीढ़ी पर है हम अभी तक। तो आपकी बातें बिल्कुल प्रोत्साहित करती हैं, और लगातार आपका जो साथ मिला है, प्रोत्साहन मिला है आगे बढ़ने के लिए, वो अनुकरणीय है हमारे लिए। हम आपसे जुड़े हुए हैं, इस वजह से शायद हम इतना आगे भी बढ़ पाए हैं, क्योंकि आप हमें पीछे से पुश करते रहते हैं कि आगे बढ़ते रहिए, रुको मत। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी। अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अरुण जी की टिप्पणी जरूर, पर? मैं अरुण जी को तो धन्यवाद देना ही चाहूंगा, और इस सफर में लगातार साथ रहने और इनकरेजमेंट और जो भी क्रिएटिव इनपुट के लिए। लेकिन ऋचा भी हमारे साथ में है अभी बीच में, तो अगर वो पहले कुछ बोलना चाहें तो अच्छा लगेगा, फिर हम बिल्कुल लोग बाद में बात करते हैं। बिल्कुल। नमस्कार ऋचा जी, स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में आपका। तो आप भी इस नाटक का हिस्सा रही हैं, मैं सुनना चाहूंगी आपके अनुभव भी। ऋचा जी, जी, आप मैं तो मतलब यही कहना चाहूंगी कि मैं तो आप सब लोगों के बीच में, आप सब बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। मेरी तो पहली या दूसरी शुरुआत थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको ज्वाइन ऋचा जी, आपकी आवाज बहुत टूट कर आ रही है, ठीक नहीं आ रही है। आप शायद एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत टूट कर आ रही है। जी, लगता है वो नेटवर्क इशू है कोई, तो हाँ जी, हाँ। हम लोग इंतजार करेंगे बाद में ऋचा जी जुड़ सके। लेकिन अरुण जी ने जैसे बताया कि हम लोगों की प्रोग्रेस ऑब्वियसली 25% उनके हिसाब से, और उनका जो पैमाना है, कसौटी है, वो भी काफी कड़ी है। तो निश्चित रूप से ये बात है, और कोशिश हम लोग सब कर ही रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। जो ऐतिहासिक परिवेश की बात है और उस माहौल की बात है, और मैसेज की युद्ध नहीं होने चाहिए। एक जमाना था, और पूजा जी आपको शायद मेरे से बेहतर पता होगा, आप राजस्थान से हैं, तो 18 बरस जो छतरी जी ले ताके जीवन को धिक्कार। मतलब एक समय ऐसा था जब लगातार अटैक हो रहे थे भारत के ऊपर, एक के बाद एक टिड्डी दल की तरह आक्रमण करता आते थे। और जो जी। भी योद्धा थे, हालत ये हो गई थी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पाया जाता था, क्योंकि वो युद्ध में जाके लड़के मर चुके होते थे। और उस समय में भी संस्कृति का हमारा जो सूत्र था वो बनाए रखा गया, और उसके लिए जो भी नए नए
तरीके अपनाए गए, बाल विवाह, और इनफैक्ट बचपन से ही बच्चों को जाति से जो भी काम करते थे, तलवार बनाना या युद्ध करना या वो सब सिखाना, तो बहुत सारी जिनको आज हम बुराई की तरह देखते हैं जिन चीजों को, वो चीजें शायद उस समय में संस्कृति को जीवित रखने के लिए और जो विरोध जरूरी था वो सब करने के लिए जरूरी थी। और बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है कि ये सब समय बहुत हिंसक समय था, तो ये सच है, समय बहुत ही हिंसक था, युद्ध हो रहे थे, उनको आप रोक नहीं सकते थे। लेकिन वो सब होते हुए भी जो अहिंसा और प्रेम की जो हमारी मूल भावना है भारतीय संस्कृति की, उसको जीवित रख पाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात थी। मतलब आज हम लोग वापस उन सारे मूल्यों की बात कर सकते हैं, उन तक जा सकते हैं, तो मुझे लगता है जो इन लोगों ने जाने दी और जिस तरह से उस समय को जिया और सामना किया, वो उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, आराम से अपने अपने घरों में बैठ के। और उस जब ये ऐसे समय चल रहे होते हैं तो वास्तव में ईगो और छोटी छोटी बातों पे जज्बाती होना, ये सारी चीजें भी शायद स्वाभाविक हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से इस नाटक में बहुत अच्छी तरह ये वर्णन है कि एक तरफ एक आदमी सबकी एकता चाहता है, लेकिन एकता के लिए भी एक तरह से एक डिक्टेटरशिप या एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसी वो इम्पोज भी करना चाहते हैं। और हो सकता है कि उस समय में कुछ हिस्सों में वो बात जरूरी भी रही हो, लेकिन कुल मिला के वास्तव में संदेश यही जाता है कि अहिंसा ही सॉल्यूशन है। हिंसा एक परमानेंट आपको हल नहीं देती, वो एक हैक दे सकता है, एक एक उस समय का टेक्टिकल सॉल्यूशन या स्ट्रेटेजी दे सकता है, लेकिन वास्तव में तो मिल के चलना, प्रेम से रहना, और यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है जो हो सकता है। जी जी। जी। एक इसमें जो वीर सिंह का कैरेक्टर है नाटक में, वो इतना भावनात्मक अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है भावनात्मक तौर पर, कि जो नकली दुर्ग बनाया गया है उस पर भी उसे मंजूर नहीं है कि कोई और विजय प्राप्त करे। हालांकि नकली दुर्ग जो है वो प्रतीकात्मक है वहां पर, जिसे जीत कर महाराणा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। फिर भी वीर सिंह को मंजूर नहीं है कि प्रतीकात्मक तौर पर भी जो दुर्ग है उसके ऊपर भी किसी और की विजय पताका न फहराई जाए। तो ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, मुझे लगता है यही युद्धों का एक मुख्य कारण होता है। इस समय भी जो युद्ध चल रहा है, दुनिया सब जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो साधारण जनता है उसका कहीं लेना देना नहीं होता है। जो आर्मी युद्ध कर रही है उसका भी कहीं इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो अ, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, उच्च पदासीन जो लोग हैं, उनकी उन पदाधिकारियों की अपने विचारों की वजह से एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक विचार को लेकर के युद्ध छिड़ जाता है, फिर उससे पूरा का पूरा देश समाहित हो जाता है, उसमें कितनी तबाही हो जाती है इसका किसी को अंदाजा तब तक नहीं होता है जब तक युद्ध पूरा शांत न हो जाए। और फिर अशोक सम्राट की बात याद आती है कि युद्ध व्यर्थ होते हैं, युद्ध की कतई आवश्यकता नहीं है दुनिया में। लेकिन ऐसा होता रहता है। वीर सिंह ने अपने प्राण तज दिए अपनी जन्मभूमि को मान रखने के लिए, अ, और साथ ही महाराणा भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके, लेकिन दुख की बात है कि वीर सिंह को अपने प्राण त्यागने पड़े इस वजह से। और जैसा आपने कहा कि 18 साल से बड़े ज्यादा करके लोग दिखते नहीं थे, और बिल्कुल सच है, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत भयंकर युद्ध होते थे। अगर मैं इतिहास पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि उस समय इतनी पाशविकता थी या इतना हिंसक समाज था। वो क्यों था ऐसा? ऐसी क्या जरूरत थी? इतनी बड़ी जमीन है, यहाँ से वहां तक इतना बड़ा विस्तार है कि अभी तक के तो जमीन को पूरी तरह मापा भी नहीं गया है। सबके रहने के लिए भरपूर जमीन है, फिर भी इतने बड़े बड़े युद्ध किए जाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। नहीं, बिल्कुल सच कहा आपने। और खासकर वीर सिंह की जो आपने बात की, तो यहाँ एक और बात इस नाटक में दिखती है, वो ये कि राणा भी कंप्रोमाइज को तैयार हैं कि ठीक है, हम हाड़ा पे युद्ध नहीं करेंगे, हम नकली दुर्ग बना के यही खेल समाप्त कर लेंगे, तो प्रतिज्ञा भी रह जाएगी और वो सचमुच जो युद्ध की विभीषिका है उससे भी बच जाएंगे। बिल्कुल। संयोग ऐसा है कि उसमें भी एक बात आती है। और जहां तक प्रतीक की बात है, तो राष्ट्रध्वज हो या दूसरी चीजें हो, वो प्रतीक तो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं भी बिल्कुल। किसी भी जगह, और भारत में ही नहीं सारी दुनिया में। और मेरे ख्याल से
राष्ट्रवाद तो एक अलग शब्द हो गया, लेकिन राष्ट्र की परिकल्पना ही प्रतीकों पे आधारित है। तो ये भी बात है कि जब प्रशासन की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, तो मेरे ख्याल से आपका पासपोर्ट हो या झंडा हो या कोई भी चीज, कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। हर हाल में निशानी जो होती है हमारे देश से जोड़ती है। कुछ भी कह लें, हम जी अपने देश से दूर भी हैं तो भी निशानी के जरिए हम जुड़े रहते हैं कि नहीं, ये मेरे देश की चीज है। जी बिल्कुल। हिमांशु जोशी भी इस नाटक का हिस्सा रहे हैं। मैं हिमांशु जोशी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वे अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। नमस्ते हिमांशु। नमस्ते मैम, शुक्रिया। मैं बातों में खो गया था आपकी और अनुराग सर की। तो ये जो राष्ट्रीयता वाली बात है, पहचान वाली बात है, मुझे लगता है आज भी जो अभी समस्या हमारे देश के सामने चल रही है, जो ये जो धार्मिक जो बातें एक उठाई जाती हैं बार बार, तो ये भी कहीं ना कहीं यही जो पहचान का जो खेल है उसी का नतीजा है। तो ये मुझे नहीं पता है कब खत्म होगा, कब तक खून बहते रहेगा लोगों का। और बात करें इस नाटक की, तो एक जगह जय जयकार होती है तो वहां पे इको करके साउंड किया गया है। तो जो ये तकनीक के ऊपर जो काम होता है, ये शायद यहाँ पे इस नाटक का सबसे मुश्किल काम होता है, जिसे अनुराग सर ने बड़े आसानी से पूरा किया। और संवादों को लेकर, जैसे यहाँ पे अरुण सर ने बोला कि उस समय की जो आवाज निकालनी थी, जो राजा महाराजा और राजपूतों की आवाज, तो वो सर ने बहुत अच्छे से निकाली और सजीव सर ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। बाकी जो मेरा वाला जो था, तो मैंने अपनी आवाज से थोड़ा सा हट के उसमें, मैंने इसमें जो हमने शुरू में हवा महल में नाटक किए हैं, तो उसमें मैं कई नाटकों में अलग अलग आवाज मैंने निकाली। और ये मुझे लगता है उस पात्र की मांग होती है कि हम उस आवाज में बोलें, और इसके लिए परफेक्शन जो चाहिए वो निकालना अनुराग सर का काम रहता है। चाहे वो हम एक बार में पूरा करें, उसके लिए हमें 50 बार का समय लगे, लेकिन एक निर्देशक को जितना पेशेंस चाहिए होता है वो यहाँ पे देते हैं। और पीछे से सपोर्ट जो हमारे बाकी लोग इस नाटक से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि ऋचा मैम है, तो मैं इनको, जैसे मैंने अपना संवाद शेयर किया कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो उसमें अगर वो कहीं कमी या कुछ होती है तो वो उसमें बताते हैं। बाकी गाइड करने के लिए आप और अरुण कालरा सर तो हैं ही। तो ये पूरी जो टीम वर्क के साथ ये नाटक बना, तो इसको आप शुरू से सुनेंगे, जब यहाँ से शुरू होता है और इसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है। और कहीं कहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बैकग्राउंड साउंड का इस्तेमाल। तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे हम कहीं वो जो रेडियो में जो हवा में आता था कहीं उसमें, मतलब इस नाटक को सुनते हुए आप बिल्कुल खो जाएंगे। और इतना लाजवाब ये बना है लास्ट तक। और बाकी जो इसकी संवेदनाएं जो इसमें निकलती है उसके बारे में अनुराग सर ने बात करी है। और ये जो आवाज है, क्यों राणा प्रताप, क्यों ना हम इसमें पहचाने कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, क्यों राजपूतों की शान के खिलाफ हम जाएंगे। तो इस तरीके से जो अलग, मतलब संवाद तो बिल्कुल उसका नहीं था, लेकिन जो एक राजपूतों के जो ठाट बाट वाली जो इसमें आवाज निकालनी है, तो वो निकालना है, चैलेंज होता है। और एक बार में नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बात यहाँ हम सभी को पता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा हिमांशु। और वाकई ये एक हुनर है जिसे हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं कि पात्र के रूप में हम खुद डल जाएं, तो वैसी आवाज निकालने की कोशिश करें। हर बार निकल पाए ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करना एक कलाकार का धर्म है और कर्म भी यही है उसका। बहुत अच्छी बात कही हिमांशु। धन्यवाद। और मैं अर्चना चाव जी के पास जाना चाहूंगी, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शुरू से उन्होंने आज ये नाटक भी सुना है। नमस्कार अर्चना जी। मैं आपके विचार सुनना चाहती हूँ। हम सब जानना चाहते हैं आपको कैसा लगा ये नाटक। नमस्कार सबको। नाटक शुरू से सुन रही हूँ, जब बस चालू हुआ तभी पहुंची, और पहले भी सुना है। बहुत ही अच्छा, मतलब ये सही बात है कि उसमें चले गए, उस एरा में हम लोग चले गए कि क्या हुआ होगा। और आपका गाना जब चारणी गाती है तो सच में सच में बहुत ही अच्छा लगा। जब वो सुझाव, उसका एक चारणी का सुझाव भी राजा का मान लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण, मतलब बता रही है कि क्या किया जाए, फिर ऐसा होगा नहीं, और वो भी इतनी दृढ़ता के साथ, और उस बात को भी मान देना, मतलब हर उस समय का हर किसी को सम्मान देना,
एक ही भावना अलग ही थी मातृभूमि के साथ में, कि आपकी बात सुन रहे हैं, क्या करना है, किस तरह के लोग रहे होंगे, कितना सोचते होंगे। मतलब ये, और ये जो म्यूजिक चला, और एक चीज और मैंने इसमें देखा कि जैसे किसी का प्रवेश, सूत्रधार का बोलना और उसके बाद प्रवेश, वो जो संगीत आता है उसमें लग रहा है कि हाँ, हम सबकी निगाह दरवाजे पर है। अच्छा लगता है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसे भी नाटक बहुत अच्छे लगेंगे, आगे बढ़े। और बाकी तो मैं भी सीख ही रही हूँ अभी। जी जी जी, धन्यवाद अर्चना जी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी। जो चारण जाति वहां हुआ करती थी उस जमाने में, तो उन्हें हाँ, आप एक तरीके से सलाहकार मान लीजिए। आज की तारीख में जैसे मंत्री परिषद के सलाहकार होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए एक टीम होती है, तो उस जमाने में चारण हुआ करते थे। चारण एक प्रजाति है, और ज्यादा करके वे अपनी बात जो रखनी होती थी ना, तो वे गीत गाकर रखा करते थे। आज की तारीख में भी चारण प्रजाति है राजस्थान में, और उनका सरनेम हाँ। चारण रहता भी है। तो वे ये लोग। छोटी छोटी बातें भी बहुत लोगों को नहीं पता है, जी मतलब मेरे जी जी जैसे लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि जो सामान्य घर में जितना बस जितनी जरूरत है उतने में सीमित रहने वाले लोग हैं ना, जी ये बहुत नया लगता है, कुछ भी अच्छा जी लगा जी जी, इसीलिए और मुझे लगा सीखने कि को भी मैं मिलता है। जी, इसीलिए मुझे लगा बहुत से लोग इस बात के जान के उन्हें अच्छा लगेगा ये हम्म। जानकारी सुन के, कि चारण जो होते थे वे सलाहकार या मंत्रिमंडल की तरह से काम करते थे राजाओं के लिए। तो राजाओं के पास तो अपने मंत्रिमंडल हुआ ही करते थे, दरबार बनता था। लेकिन चारण जो थे वे इतने अमीर नहीं हुआ करते थे उस जमाने में, लेकिन सलाह के लिए उनके पास ज्ञान बहुत होता था। वे जमीन से जुड़े हुए लोग होते थे, तो वे जनता की परेशानी भी समझते थे। और शाही घराने से, शाही घराना कहना उचित नहीं, राजघराने से जुड़े हुए भी थे, तो उन्हें राजघराने की भी हर तरीके की परेशानी और सुविधा उनकी जानकारी हुआ करती थी। तो वे उस तरह से अपनी सुविधा, जनता की सुविधा और राजा की सुविधा, हर तरह की सुविधा को ध्यान में रख के अपनी सलाह दिया करते थे। अच्छा। और ये उनका हुनर था कि कविता में उनकी बातें हुआ करती। हाँ। या मुझे ऐसा ध्यान और पड़ रहा है कि वो लोग कवि साहित्यकार होते थे, लेकिन जी, साथ में योद्धा भी होते थे, तो जरूरत पड़े तो पूरी लड़ाई भी लड़ सकते थे। लड़ते थे। लेकिन जी इतिहास के हम्म। बहुत सारे हिस्से चारणों की कृतियों के द्वारा ही जीवित हैं या उसी परंपरा में चल रहे जी, उन्हीं के द्वारा द्वारा हम्म। काफी कहानियां लिखी गई जो राजाओं महाराजाओं की थी। तो चारणों ने ये एक बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने दर्ज कर लिया इतिहास को। अन्यथा राजस्थान हम्म। में उस समय शायद इतना दर्ज न हो पाता, लेकिन ये चारण समाज की कृपा है कि सब दर्ज हो चुका है इतिहास उनका। धन्यवाद अर्चना जी। और हमारे साथ रचना जी शुरू से जुड़ी हुई हैं। मैं रचना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। रचना जी। शायद रचना जी जुड़ नहीं पा रही हैं या कहीं व्यस्त होंगी। जैकलिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैकलिन, आप आइए। आपने नाटक सुना आज पूरा, कैसा रहा आपका अनुभव? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप सबका नाटक बहुत अच्छा था। ऐसे लगता था कि रियल में हम लोग वो सीन देख रहे हैं, रियल सीन हमारे आंखों के आगे घूम रहे हैं। जी जी इस तरीके से आप लोग सब मेहनत करके ऐसा बनाते हैं कि हमें सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक हाय यू। पूजा जी। नमस्ते हाय। रचना जी, आ गए आप? स्वागत है हाँ आपका। नहीं, मैं यही थी, उधर कमेंट वमेंट डाल रही थी तो फिर विंडो खोलने में टाइम लगा। जी वो जी जो आप जी, चारण की बात बोल रहे थे, भाट भी होते थे ना, कोई भाट और चारण, बिल्कुल। जी बिल्कुल, है ना? चारण और मैं वही भाट। कमेंट डाल रही थी, फिर बीच में आ गई, भाट और चारण होते थे नहीं। जी जी, भाट और चारण। हाँ हाँ। जी, हाँ मुझे लगता क्योंकि है मैंने चारण जो जाति है। भी। चारण जी। जाति है, भाट पद है, जो दरबार में कोई अच्छा। भाट होगा और इस तरह ओहो, से वही मैं कह रही कि मैं ये ऐसा लग दोनों शब्द
हाँ, मैं ये दोनों शब्द एक साथ जानती हूँ, जैसे चारण चारण आप लोग यूज कर रहे हैं, मैंने भाट और चारण एक साथ ही सुना है हमेशा। जी, चारण आप भाट हाँ, एक साथ ही आता है, अधिकतर अच्छा पुस्तकों में अच्छा। उनको साथ में लिखा जाता है, चारण भाट। जी, बिल्कुल नहीं, सही। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, और सबका सुना, संवाद भी बढ़िया था, और जो साथ में म्यूजिक थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे। बहुत थैंक बढ़िया, यू। आपकी मेहनत रंग लाई। थैंक बहुत यू, अच्छा लगा थैंक यू। सुन करके। जी, हमारे हमारे बेटी दामाद आए थे, फिर बीच में भी हमने कहा कि तुम लोग बीच में खाना वाना लगा के इनको दे दिया, और वो अच्छा। सुनती रही मैं लगातार, हमने कहा चलो सुन लेते, डिनर हो जाएगा, फिर अब खाली हो गई थी, मैंने कहा चलो अब बैठ जाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कितना थैंक टाइम यू। लगा इसको बनाने में? हम लोग बनाते रहते हैं, मतलब अब पूरी टीम जब एक साथ काम करती है तो लगभग एक सप्ताह में तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगला फिर जल्दी कुछ लेके आइए, जी। बिल्कुल। है बिल्कुल ना। आप लेकर सभी आएंगे। कलाकारों को बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू, थैंक यू। रचना जी, आप तो लिखती भी हैं, अगर आपके पास कोई नाटक हो तो आप भी भेजिए हमें। नाटक? अच्छा, कितना लंबा चाहिए? मैंने एक्चुअली साइंस पर कुछ लिखा है, साइंस अच्छा, फिक्शन जैसा, अगर आप लोग देखें तो। बिल्कुल आप भेज दीजिए, हम टीम में उसको रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक देखते है। हैं जैसा भी रहा हाँ। फिर आपको और वो सूचित मैंने करेंगे। कहीं भेजा नहीं है, लिख के रखा हुआ है, बहुत दिन से लिखा रखा है, कहीं अच्छा। नहीं भेजा है, सिर्फ घर वो के लोगों शायद को ही यहाँ पढ़ा के है। लिए यहाँ के जी, लिए अरे लिखा वाह है शायद। अर्चना जी, जी जी जी, क्या बात है अर्चना जी। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहीं के लिए रखा हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आज या कल में कभी भी भेज दूंगी। जी। जी जी। आपके व्हाट्सएप पर भेजूं, मेल करना है? हाँ जी, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिए आप। जी जी जी। जी, थैंक यू अनुराग जी रचना जी। नमस्ते, सर थैंक जी यू, मजा नमस्ते। आया। थैंक यू। मजा आया बहुत। हाँ, जी अगला प्रोग्राम फिर लेके जल्दी आइए, अब अपनी कहानी मैं भेजती हूँ, देखिए आप लोग क्या करते जी हैं, आप तो जरूर। वैसे भी साइंस का देखते ही है ना। जी। थोड़े अपने इनपुट डालिएगा, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जी नहीं, जी आपने जब जी कहा जी। कि विज्ञान कथा है तो मेरा इंटरेस्ट और जग गया उसमें थोड़ा। जी जी, हाँ ठीक है हाँ, ठीक है हम ठीक सब है। साइंस वाले हैं। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। जी जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू। ओके और ओके, और थैंक यू, आप बाय बाय। सभी को, श्रोताओं को भी धन्यवाद, आप सब हमारे साथ जुड़े, और कलाकारों को भी धन्यवाद जो इतना सुंदर नाटक प्रस्तुत करने में, बनाने में हमारी मदद की आप लोगों ने। आप हाजिर रहे हमेशा हमारे साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से आप सबको शुभकामनाएं हैं। जी अनुराग नमस्ते। जी, आपकी तरफ मैं मंच करती हूँ, आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए। जी, वैसे कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक तो बात ये कि शायद आपने ये किताब ढूंढी थी ना, 100 बाल नाटक, जी जहाँ से ये नाटक लिया गया, तो हरिकृष्ण देव सरे का संकलन है वो, और उसमें बहुत सारे बच्चों के नाटक थे, काफी सारे ऐतिहासिक नाटक ही हैं। तो निश्चित रूप से बाल साहित्य पे कम से कम पिछले सालों में काफी जोर दिया जाता रहा है, पिछली पीढ़ी में, लेकिन लगता है अब वो जोर उतना नहीं है, और क्लीन नाटक मिलना थोड़ा मुश्किल है, और खासकर रेडियो नाटक। ये भी स्टेज नाटक था तो उसे हम लोगों ने रेडियो में परिवर्तित किया। जी दूसरी बात जो युद्ध की चल रही थी, उस पे एक बात मेरे मन में हमेशा से है और मैं कहना चाहता हूँ। गीता का एक श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और श्लोक, देखिए, गीता युद्ध के समय में कही गई है, रण के बीच में कही गई है, और उसमें बार बार अहिंसा, प्रेम, ये सारे शब्द आते हैं। एक जगह पे एक अध्याय तो पूरा इसी पे है कि कृष्ण जी कहते हैं मुझे कौन प्रिय है, और उस प्रिय में कहीं भी वो ये नहीं कहते हैं कि मारने काटने वाला मुझे प्रिय है। उसमें सारी बातें सहनशीलता और प्रेम और समन्वय की ही हैं, कि वो मुझे चमे प्रिया करके वो खत्म होते हैं उसके सारे श्लोक। लेकिन ये वाला जो है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसमें बहुत बड़ा संदेश है। वो ये कि वही एक अकेला युद्ध जिसमें आप ये कह सकते हैं पाप नहीं लगेगा, वो वही युद्ध हो सकता है जो जिसमें सुख दुख, लाभ अलाभ यानी लाभ हानि, और जय और विजय पराजय, ये सब समान है। तो भला कभी ऐसा होता है कोई लड़ाई लड़ने जाए और ये कहे मैं जीतने नहीं जा रहा हूँ, हारने जा रहा हूँ? तो अगर ध्यान से देखें तो उसका मतलब यही है कि युद्ध कभी किया ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में लाभ और हानि की बात है, आप
कुछ लूटने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जा रहे हैं तो वो युद्ध पाप हो गया। आप विजय की आकांक्षा से जा रहे हैं तो भी वो पाप हो गया। और सुख या दुख की आकांक्षा से कि मैं किसी का अपहरण कर लाऊंगा, कोई कोहिनूर लेके आऊंगा, तो भी वो लाभ और सुख और जय, ये सारी ही चीजें पाप की ओर आपको लेके जा रही है। मतलब युद्ध तभी आप युद्ध कर सकते हैं जब युद्ध आपके ऊपर किसी ने आक्रमण किया है और अकारण किया। और अगर सबके मन में ये बात आ जाएगी तो कोई भी किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से जगह जगह ऐसे संदेश हजारों साल से दिए जाते रहे हैं कि युद्ध की विभीषिका बुरी है और मानवता के लिए बुरी है और उससे बचना चाहिए, और अलग अलग रूप में दिए गए। ये हमारे ऊपर है कि हम, क्या वो गीत है जो बलवानों को दे दे ज्ञान, कि बलवानों को वो ज्ञान कब होता है और कैसे होता है। आई थिंक उस पे सब कुछ टिका हुआ है। बस इतना ही। जी, ये नाटक से संबंधित विचार आपके सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जरूरी है कि युद्ध की विभीषिका बंद की जाए। और पूरी दुनिया में कितनी तबाही होती है युद्ध की वजह से। दो लोगों के विचारों के टकराव की वजह से युद्ध होना शुरू होता है, जो अंततः पूरे जनता को भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो विभीषिका बहुत ही त्रासद है ये, और बंद ये होने बात चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो पूजा जी आपने युद्ध के रिगार्डिंग जो भी आपने बोला और जो अनुराग जी ने बोला, अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों को अगर आप बाइट्स को निकाल के अगर ग्रुप में शेयर करें तो ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ी बात कही आप दोनों ने, और बहुत ही सटीक बात कही है ये बात कि, और ये बात समझनी चाहिए। और यही नाटक का मतलब हमारा जो है गेन है, नेट गेन है कि ये जो नाटक तो कर दिया हमने, लेकिन एक्चुअली में कहाँ ले गया और हमने उसको क्या कहता है, और आज की तारीख में हम कितने बेबस हैं एज सिटीजन सिर्फ देख सकते हैं। और हमारी लाख अच्छी नीयत के बाद भी हम रोक नहीं सकते। एटलीस्ट ये है कि यही चीज और लोग भी फील करते होंगे। और आपने उन दोनों की फीलिंग्स को जो वर्ड दिया ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है अगर आप ये दोनों रिकॉर्डिंग अगर आप शेयर कर सके तो बड़ा अच्छा होगा सबके लिए। जी अरुण जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे। हम इसको बाइट्स को निकालेंगे उसमें से, वीडियो में से, और इसे शेयर करेंगे अवश्य। थैंक यू। थैंक यू। तो अब अनुराग जी इजाजत लें। अनुराग जी शायद म्यूट नमस्कार। म्यूट है, लेकिन कहे जा रहे हैं तो मैं जी समझ बिल्कुल, हाँ, में नमस्कार। जी 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 जी। ओके, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी अच्छा कार्यक्रम रहा आप सबके सहभागिता से। जी, सबको धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार पुनः मिलेंगे हम। नमस्कार।